मेरे YouTube चैनल में आप सभी 10 वर्ग के विद्यार्थियों को वेलकम। आज हम लोग जैसे पिछले अध्याय 2 में ही हम लोगों ने कुछ बातों पे जिक्र किया था, जिसमें हम अध्याय 2 के आज कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे हमने दर्ज कर दिया है। इस महत्वपूर्ण बातों पे जिक्र करेंगे जो आपके परीक्षा से संबंधित तो महत्वपूर्ण होंगे ही, आपके वर्ग व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण है ही, लेकिन यह सिर्फ आपके परीक्षा को ध्यान में रख के नहीं है, बल्कि आपके हर तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन बातों को जानना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन में इससे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। इसलिए आप इसे अन्यथा नहीं लेते हुए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसे समझते रहें। जैसे हम इस पे जिक्र करेंगे, जैसे आप देखेंगे कि संघवाद क्या होता है, संघवाद क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था और संवैधानिक इसकी क्या व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश जो है, केंद्र शासित प्रदेशों में किस तरह के विधि व्यवस्था होने चाहिए। इसके बाद हम फिर अगले बिंदु पे विचार करेंगे कि संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन किस प्रकार से होता है और संघीय व्यवस्था के कार्यान्वयन में किस तरह की भूमिका होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे अगले बिंदु में कि भाषा और नीति किस तरह होने चाहिए, भाषा और नीति हमारे देश में किस तरह के संबंध रखे हुए हैं। आगे फिर देखेंगे कि शक्तिशाली केंद्रीय सरकार किस प्रकार की जो सरकार होती है वह शक्तिशाली केंद्रीय सरकार होती है, यानी केंद्र में कौन सी सरकार शक्तिशाली हो सकती है, इस पे हम विचार करेंगे। इसके बाद अगले बिंदु पे हम देखेंगे कि केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार के होने चाहिए। अगर केंद्र राज्य संबंध जो है सही ढंग से नहीं होंगे, सही प्रकार के नहीं होंगे, तो आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता है। जब सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तो उस देश का विकास होना तो दुर्लभ बातें हो जाएगी। फिर अगले बिंदु है आपके भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे होता है, किस प्रकार सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है, इन बातों पे हम जिक्र करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले जो है संघवाद और इसकी विशेषता। तो संघवाद के बारे में पहले हम जानेंगे संघवाद आखिर में है क्या। तो संघीय व्यवस्था एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कहलाता है जिसमें सत्ता केंद्रीय सरकार एवं विभिन्न इकाइयों में, जैसे जो भी इकाइयां होती है अलग अलग सरकारों में विभाजित रहती है। और सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि एक संघीय शासन के अंतर्गत 2 स्तर की सरकारें कार्यरत रहती है। खासकर प्रथम हम देख सकते हैं संघीय सरकार एवं दूसरा इकाई होता है, यानी भारत में राज्य सरकार भी होती है। तो राज्य सरकार भी होती है, इसमें राज्य सरकार भी है, संघीय अथवा प्रांतीय सरकारें अथवा प्रांतीय स्तर पर कार्यरत होगी, यानी प्रांतीय सरकार जो होता है वो प्रांतीय स्तर पर कार्यरत होता है। राज्य सरकार अपने राज्य के सीमा क्षेत्र में दिन प्रतिदिन प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करते रहती है। और तो और यहाँ यह भी देख सकते हैं कि इन दोनों स्तरों की सरकार की शक्तियां संविधान प्रदत्त होती है, संविधान द्वारा यह शक्तियां दी गई है। एक दूसरे से पृथक एवं स्वतंत्र रूप से हम यह भी बता सकते हैं कि अपनी शक्तियों का उपयोग करती है, वे एक दूसरे के कार्यों में कभी हस्तक्षेप भी नहीं करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो संघवाद है, यानी संघवाद की विशेषताएं किस प्रकार की है, यानी संघवाद की विशेषता के बारे में हम जिक्र करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि विश्व में आज 193 संप्रभु राज्य हैं। कुल राज्यों की संख्या 193 जो संप्रभु के रूप में है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, लेकिन इनमें संघीय शासन व्यवस्था सिर्फ 25 राज्यों में ही कायम है। देख रहे हैं यहाँ आंकड़ा। इन 25 राज्यों की जनसंख्या समस्त विश्व की जनसंख्या का 40% है। अकेले यह 25 राज्य जो है यह 40% जनसंख्या को रखे हुई है। ये सभी संघीय देश बड़े क्षेत्रफल एवं बड़ी जनसंख्या वाले राज्य है। इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था के निम्नलिखित कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को हम एक एक करके ध्यानपूर्वक समझेंगे, जिसमें हम प्रथम रूप में कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरीय सरकारें कार्यरत होती है और राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सरकार होती है, और जो सामान्य राष्ट्रीय हितों के से संबंधित मामले होते हैं उसकी देखरेख करती है। जबकि राज्य की सरकारें राज्य स्तर पर कार्यरत होती है और अपनी निर्धारित सीमाओं, जो भी उनकी सीमाएं निर्धारित की जाती है, के अंतर्गत राज्य में के सामान्य प्रशासन की देखभाल करने का उनका दायित्व होता है। अब दूसरा इसका पॉइंट समझ सकते हैं कि दोनों ही सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन दोनों ही स्तर की सरकारों को विशिष्ट मामलों, जैसे हम कह सकते हैं यह कि विधायन, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कारारोपण, प्रशासन इत्यादि मामलों में अपना अपना क्षेत्राधिकार भी होता है। उस निर्धारित क्षेत्राधिकार की सीमाओं में जो भी निर्धारित क्षेत्राधिकार दे दिए जाते हैं वैसे ही सीमाओं के अंतर्गत ही वे अपने दायित्वों का निर्वहन भी करती है। फिर आप तीसरे पॉइंट पे विचार कर सकते हैं कि दोनों ही सरकारों की
जो सरकारों के क्षेत्राधिकार का स्पष्ट उल्लेख संविधान में जो सरकारें अपने जो संविधान में प्रदत्त की गई है, तो सरकारें अकेले परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। इसलिए नहीं कर सकती है, आप तो समझ रहे हैं कि सरकार में यानी संविधान में जो भी परिवर्तन करने हैं उसके लिए उसमें 2/3 बहुमत होने अनिवार्य होते हैं। और इसके साथ इस प्रकार की किसी परिवर्तन के दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। दोनों स्तर के जब सरकार उसमें सहमति देंगे तो ही यह आवश्यक बन जाता है, अन्यथा दोनों की सहमति नहीं हो तो आवश्यक नहीं रह पाता है। अब चौथे इस पे विचार करेंगे, चौथे पॉइंट पे, कि संविधान के अंतर्गत किए गए जो मौलिक प्रावधान होते हैं, तो मौलिक प्रावधान को संघीय या राज्य सरकारें अपनी मर्जी के अनुसार, जो भी मर्जी होता है तो मर्जी के अनुसार अकेले परिवर्तित नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? इस प्रकार के किसी परिवर्तन के दोनों स्तरों की सरकारों का होना आवश्यक होता है। फिर आप देखेंगे 5वें स्तर में देखेंगे, 5वें पॉइंट में देखेंगे कि संविधान द्वारा न्यायपालिका को विशिष्ट स्थिति की गारंटी दी जाती है। और विशिष्ट स्थिति की गारंटी में न्यायपालिका को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों को, या जो सरकारें होती है सरकारों के क्षेत्राधिकार की व्याख्या अगर हम करने का अधिकार, जो भी सरकार की शक्ति का व्याख्या होता है या अधिकार प्राप्त रहता है विभिन्न स्तर की जो सरकारें होती है के मध्य अधिकारों के विरुद्ध या अधिकारों के विवाद में की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाने का कार्य भी करता है। आप देख रहे हैं कि कोई मामला अगर इससे निपट नहीं पाता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। दोनों अगर सरकारें एक दूसरे बातों पर सहमत नहीं है तो। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो दोनों सरकारें जो होती है सरकारों की वित्तीय स्वायत्त सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोतों की व्यवस्था जो संविधान में की गई है वह उसकी निर्भरता एक दूसरे पर नहीं रह पाती है। और इसका और भी एक पॉइंट देख सकते हैं कि इस प्रकार संघीय पद्धति के चेहरे, यानी संघीय पद्धति जो होता है, संघीय पद्धति के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता को सुरक्षित रखना और उसकी अभिवृद्धि लाना और क्षेत्रीय विविधता के समन्वय स्थापित करने का काम भी यह होता है। इस तरह आप देखेंगे कि संघीय राजनीतिक व्यवस्था के कुछ प्रकार भी होते हैं और संघीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार में जैसे विभिन्न संघीय व्यवस्था, जो भी संघीय व्यवस्था होता है तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघ और राज्यों के मध्य सत्ता के विभाजन की व्यवस्था एक समान नहीं होती है, एक जैसे नहीं रहती है। उन्हें मुख्य रूप से अलग अलग देखा जाता है। दोनों स्तरों की सरकारों के मध्य सत्ता तथा शक्ति का संतुलन उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने के लिए मिलता है जिससे उस संघ का निर्माण हुआ है। संघीय व्यवस्था के निर्माण के लिए प्राय 2 अभिक्रियाएं या 2 प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। वह 2 प्रक्रियाएं कौन सी है जिसमें हम प्रथम पे विचार करेंगे कि कभी कभी 2 या 2 से अधिक, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक छोटे स्वतंत्र राज्य स्वेच्छा से मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण करते हैं और इसमें एक प्रकार एकजुट हुए विभिन्न राज्य अपनी संप्रभुता को एक साथ सम्मिलित कर लेते हैं। जो भी संप्रभुता होता है एक साथ सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन वे अपनी स्वतंत्र पहचान को कायम रखते हैं और स्वतंत्र पहचान को कायम रखने के साथ इस प्रकार उनके द्वारा अपनी प्रतिरक्षा को सुनिश्चित बनाने के कई उदाहरण हैं। जैसे आप यूएसए में देखेंगे, यानी यूनाइटेड साउथ अमेरिका में देखेंगे, या अमेरिका के अलावा स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्ति जो पाने की बात आती है कि मुक्ति पाने के बाद 13 अमेरिकी राज्यों द्वारा मिलकर संघ का निर्माण किया गया। बाद में चलकर यह जो संघ का निर्माण हुआ कई अन्य राज्य स्वेच्छा से इसमें शामिल हो गए। ऐसे राज्यों की संख्या अब वहां 50 है। इस तरह आप यह भी पाएंगे कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत सभी इकाइयों की शक्तियां प्राय समान होती है। सैद्धांतिक तौर पर हम यह भी कह सकते हैं कि संघ सरकार की तुलना कम अगर शक्तिशाली नहीं मानी जा सकती है। ठीक है। और दूसरी बात अगर हम ध्यान दें तो संघीय शासन पद्धति के निर्माण अगर होता है तो संघीय शासन पद्धति के निर्माण का एक दूसरा तरीका यह भी है कि कभी कभी बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक, बड़े देश जो होते हैं के द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखकर सत्ता संघीय सरकार एवं संघीय इकाइयों के मध्य विभक्त कर दिया जाता है। भारत है, स्पेन है, बेल्जियम है इत्यादि संघीय राज्य, इस प्रकार के संघीय राज्य के उदाहरण भी है। और संघीय राज्य के उदाहरण के साथ इसमें शांत रहने वाले संघ के रूप में भी कहा जाता है। इस प्रकार जब संघीय व्यवस्था का निर्माण किया जाता है तो संघीय व्यवस्था के निर्माण के साथ इसमें इकाइयों की तुलना में
सरकार जो होती है अधिक शक्तिशाली भी होती है, और जब सरकार शक्तिशाली होती है अक्सर इस प्रकार की संघीय व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों की शक्तियां भी अगर देखेंगे तो असमान होती है। कुछ इकाइयों को अधिक अथवा विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार की बात भारतीय संघीय व्यवस्था में देखने के लिए प्राय मिल ही जाता है, क्योंकि वही व्यवस्था ही है हमारे देश का। अब हम बात करेंगे संघीय जो आपका है कि संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन। तो संघीय व्यवस्था आखिर में है क्या, उसके बाद हम इसके कार्यान्वयन के बारे में विचार करेंगे। संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था में आप देखेंगे दक्षिण एशिया का भारत एक ऐसा राज्य है, दक्षिण एशिया में देखेंगे तो भारत एक ऐसा राज्य है जो भौगोलिक दृष्टि से इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी यह एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, यानी विश्व के दूसरे स्थान पे है जनसंख्या के मामले में, जिसकी आबादी अब 130 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतना ही नहीं, यहाँ विभिन्न भाषा भाषी के लोग हैं और विभिन्न धर्मावलंबी वाले भी हैं एवं विभिन्न तरह के संस्कृति के लोग इस देश में निवास करते हैं। यह विविधता क्षेत्रीय दृष्टि से भी कायम नजर आता है, और इतने बड़े भूभाग, इतने ज्यादा संस्कृति का देखने वाले, पालन करने वाले लोग यहाँ, इतने भाषा भाषी लोग, यानी यह असंभव नहीं है तो कठिन कार्य अवश्य ही होता है। इस देश को चलाने की बात, अगर संघीय व्यवस्था इस देश का चलाना है तो कठिन तो थोड़ा सा होता ही है, परेशानियां होती है। अतः भारत में सत्ता साझेदारी की एक अनोखी व्यवस्था का रूप देखा जाता है, और इसमें हम ऊपर कई बातों को जो वर्णित किए हुए हैं, तो इसमें वर्णित जैसे द्वितीय श्रेणी के जो संघ निर्माण होते हैं, संघ निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थात साथ रहने वाली बातों के अंतर्गत हम रख सकते हैं। और जो हम प्रथम अध्याय में ही इसका जिक्र किए हुए थे कि संघीय व्यवस्था जो है, या संघीय व्यवस्था भारत में जैसे एक रूपता कैसे कायम करके रखी हुई है, भारत में विभिन्नताओं में जैसे बात किया गया था कि विभिन्नताओं में एकता के सूत्र में बांधने का जो काम किया गया है। अब हम यहाँ बात करेंगे फिर संवैधानिक जो इसका व्यवस्थाएं हैं कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है, कि स्वतंत्र भारत का इतिहास अगर हम करें तो रक्त रंजित रहा है। भारत लगभग 350 वर्षों तक, जैसे हमने बात किया था कि यह अंग्रेजी शासन व्यवस्था के उपनिवेश के अधीन था, और जब 350 वर्षों तक लगभग उपनिवेश में था, उपनिवेशित यह राज्य रहा। और 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अंग्रेजों की कूटनीति के कारण इस देश का विभाजन देखने के लिए मिला। और देश का जब विभाजन हुआ तो आप देखेंगे कि देश में चारों तरफ विशेषकर भारत में सांप्रदायिक दंगों का रूप भी देखने के लिए नजर आया। इसके अलावा भारत के समक्ष 556 देशी रियासत जो होते थे उस समय, 556 देशी रियासत, उन 556 देशी रियासत जिस पर अंग्रेजों ने अपनी संप्रभुता तो छोड़ दी थी, परंतु स्वतंत्र भारत को इस प्रकार से था कि उन पर सत्ता प्रदान की गई थी। इस प्रकार भारत चारों ओर कठिनाइयों से घिरा हुआ था, और चारों तरफ जब कठिनाइयों में था भारत, तब स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। जब वैसे परिस्थिति में भारत का संविधान जब तैयार हुआ, इसका प्रारूप तैयार हुआ, तो इसे राज्यों का संघ कहा गया। और राज्यों का संघ सिर्फ आप देखेंगे कुछ बातों को, जैसे आप जूनागढ़ का नाम जानते हैं, हैदराबाद का जानते हैं, जो अब और आप देखेंगे कि पहले ये सब जो राज्य थे, अब जम्मू कश्मीर का नाम जानेंगे। ये सीमित मात्रा में बल प्रयोग किया गया जम्मू कश्मीर में। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद जो था, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप के कारण भारत को सैनिक कार्यवाही जो था, भारतीय सैनिक कार्यवाही वहां रोकना पड़ गया, क्योंकि इसका परिणाम यह हुआ कि इस राज्य का एक भाग आज भी पाकिस्तान के नियंत्रण में है। अगर सैनिक कार्रवाई उस समय हुआ रहता तो उसका हिस्सा आज पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं रहता, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, अपने कार्रवाई में ला लिया था। और इस तरह से, और यह दोनों देशों के बीच एक विवाद का कारण आज भी बना हुआ है, क्योंकि उस समय जो वहां के राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने भारतीय समझौता के तहत भारत के साथ जो समझौता किया, उस घोषणा पत्र में उन्होंने पूरे कश्मीर राज्य को मिलाया था, और उसका वो क्षेत्र जो छूट गया, जो आज भी हम चाहते, उस समय चाहते तो बल प्रयोग के माध्यम से उसे हासिल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो आगे हम देखेंगे इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यद्यपि संघ शब्द के बदले यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, और लेकिन यहां हम यह भी जिक्र करेंगे कि यूनियन यानी इंडियन यूनियन संघवाद के सामान्य जो ढांचे हैं, सिद्धांत पर आधारित है। संघवाद की 7 विशेषताओं का ऊपर उल्लेख हमने बताया था कि जो ऊपर उल्लेखित किया गया है,
और ये सभी विशेषताएं भारतीय संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत भी देखने के लिए मिलता है। और तो और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को भी संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत रखा ही जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि भारत जो है, भारत के मूल संविधान के अंतर्गत संघ के विभिन्न या संघ के द्विस्तरीय शासन जो प्रणाली है, संघ के द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है, इसकी स्थापना की गई है। संघ सरकार और राज्य सरकार, यानी कि एक हम कहते हैं केंद्रीय सरकार और दूसरा कहते हैं राज्य सरकार। संघ सरकार समूचे देश का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राज्य सरकार क्या होता है कि अपने एक प्रांत का प्रतिनिधित्व करता है। और भौगोलिक रूप से जो प्रांत एक तैयार कर दिया गया है, वैसे संविधान के अगर हम बात करें कि 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी नगर पालिका का एक तीसरा स्तर जोड़ दिया गया। पंचायत को, नगर पालिका को, यह संविधान 21 प्रावधान में हुआ तो 73वें और 74वें में किया गया। इसमें किसी भी समय किसी भी अन्य संघीय व्यवस्था को या इस तरह के यहाँ के तीनों स्तर के शासन व्यवस्था के अलग अलग क्षेत्राधिकार भी दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियां या विधायी शक्तियों का जो विभाजन किया गया 3 पृथक शक्तियों के माध्यम से किया गया है, जिसे हम अलग अलग रूप से देख सकते हैं। इसकी शक्तियां जो अलग अलग रूप से है, जैसे हम संघ सूची में जैसे यूनियन लिस्ट कहते हैं, और यूनियन लिस्ट में हम देखेंगे कि इस सूची के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषय का समावेश किया गया है। इसके अंतर्गत संघीय सूची के अंतर्गत प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, संचार, मुद्रा, बैंकिंग व्यवस्था, रेलवे इत्यादि विषयों को रखा गया है। इस सूची में उन्हीं विषयों को रखा गया है जिन पर समस्त देश यानी पूरा देश जो होता है समान नीति की आवश्यकता महसूस करता है। सूची के विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को दिया गया है। यह हमारे संविधान में उल्लिखित है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा कि राज्य सूची। तो राज्य सूची में देखेंगे कि इस सूची के अंतर्गत वैसे विषयों का समावेश किया गया है जिनका राज्य अथवा स्थानीय महत्व है। जैसे हम पुलिस व्यवस्था की बात देखते हैं, व्यापार की बात देखते हैं, कृषि का देखते हैं, वाणिज्य का देखते हैं, सिंचाई का देखते हैं, इत्यादि बातें जो होती है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इस सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में, जैसे राज्य द्वारा आग्रह किए जाने पर अन्य संकटकालीन स्थिति में केंद्रीय सरकार उन पर विधि का निर्माण कर सकती है। और हम देखेंगे तीसरा इसका जो सूची बनाया गया है यानी समवर्ती सूची, जिसे कंकरेंट लिस्ट के नाम से भी जानेंगे। इस सूची में वैसे विषयों को रखा गया है जो राज्य एवं केंद्रीय दोनों ही सरकारें जो होती है सामान्य हितों के लिए बनाए गए हैं। जैसे शिक्षा का विषय हो गया, जंगल का विषय हो गया, श्रमिक संगठन का विषय हो गया, विवाह एवं विवाह विच्छेद का विषय हो गया, उत्तराधिकार इत्यादि ऐसे विषय जो होते हैं, इन विषयों पर राज्य की सरकारें साथ ही साथ केंद्रीय सरकार कानून बना सकती है। और हम बात करें यदि किसी राज्य की सरकार द्वारा निर्मित कानून केंद्रीय सरकार द्वारा उसी विषय पर निर्मित कानून के विपरीत होता है तो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्मित कानून ही मान्य माना जाता है। बात समझ रहे हैं? यानी एक ही कानून को राज्य सरकार ने बनाया हो और उसी कानून को केंद्रीय सरकार ने बनाया हो तो राज्य सरकार की कानूनें क्या होती है, वह अमान्य घोषित कर दी जाती है, और केंद्र सरकार की कानूनें क्या होती है, वह मान्य होती है। अब हम यहाँ देखेंगे कि सबको साथ लेकर कैसे चल सकते हैं। तो सबको साथ लेकर चलने की बातें आती है कि चलने की नीति का अनुसरण कर जिन देशों ने संघीय व्यवस्था का निर्माण किया है, जो भी देश संघीय व्यवस्था का निर्माण किया, वहां की इकाइयों को समान अधिकार प्रदान किया जाता है। भारतीय संघ के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उनको भी बराबर का अधिकार नहीं है, और बराबर का अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा का अधिकार दिया गया है, और भारत में जैसे जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जहां वह विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज वह जम्मू कश्मीर भी आज के परिवेश में क्या हुआ है कि वहां अब वह स्वतंत्र राज्य नहीं रह पाया, अब उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया। और इस तरह से देखें केंद्र शासित जो प्रदेश है, ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आप यहाँ जो हम वर्णन करें केंद्र शासित प्रदेश में कि राज्यों के अलावा कुछ अन्य इकाइयां हैं, और उन इकाइयों में जो हमारे भारतीय संघ के अंग हैं, लेकिन उन्हें राज्य का दर्जा प्राप्त है। राज्य का दर्जा प्राप्त है कि नहीं है? प्राप्त नहीं है, उन्हें राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। जैसे चंडीगढ़ देखेंगे, लक्षद्वीप देखेंगे, लक्षद्वीप या राजधानी दिल्ली नगर को ही आप देख लीजिए। इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश यानी जिसे हम टेरिटरीज स्टेट के नाम से जानते हैं,
केंद्र शासित प्रदेश इसे कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्य के समान जो होता है अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। केंद्रीय सरकार को इन क्षेत्रों के प्रशासन के संचालन के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये क्षेत्र इतने छोटे होते हैं, ये क्षेत्र जो भी होते हैं इतने छोटे होते हैं कि राज्य का दर्जा इन्हें नहीं दिया जा सकता है। छोटे होने के कारण ही राज्य का दर्जा इसे नहीं दिया जा सकता है, और लेकिन उनका विलय भी वर्तमान किसी राज्य में के साथ नहीं किया जा सकता है। दोनों बातें हैं, उसे न तो हम राज्य का दर्जा दे सकते हैं और न उसका हम विलय भी कर सकते हैं। अतः इन क्षेत्रों के लिए अलग से विशेष प्रावधान किया गया है, हमारे संविधान में इसका जिक्र किया गया है, और इन क्षेत्रों का प्रशासनिक दायित्व केंद्र सरकार को प्रदान भी किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का जो विभाजन होता है वह भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचा पर आधारित है, और बुनियादी ढांचा के आधार पर अधिकारों के विभाजन का जो संवैधानिक प्रावधान किया गया है उस संवैधानिक प्रावधान में उसमें किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन सुगम नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे किसी भी परिवर्तन या संशोधन के लिए जो होता है केंद्र सरकार आवश्यक नहीं है कि संसद के दोनों सदनों, अब देखेंगे आप, जिसमें एक लोकसभा सदन होता है, एक राज्यसभा सदन होता है, द्वारा इन आशय का प्रस्ताव, जैसे दो तिहाई बहुमत, मैंने अभी इसके पहले ही जिक्र किया था कि 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। इस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयक को राज्य के पास यानी राज्यसभा के पास भेजा जाता है, और जब राज्यसभा के पास भेजा जाता है, यदि इस प्रकार के संवैधानिक संशोधन को भारतीय संघ के द्वारा या भारतीय संघ के सभी सदस्यों में से कम आधे जो है राज्यों के विधानसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तभी वर्तमान सत्ता विभाजन की योजना जो होती है परिवर्तन में आ सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। इसके बाद देखेंगे कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका की भूमिका जो होती है अति महत्वपूर्ण है। संवैधानिक प्रावधानों एवं कानूनों के क्रियान्वयन के देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। शक्तियों का जो विभाजन होता है, शक्तियों के विभाजन के साथ या उसके संबंध में यदि किसी राज्य या राज्यों के जो केंद्रीय सरकार और राज्य अथवा राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निर्णय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। किसी तरह का वैसा विवाद हो तो या तो उच्च न्यायालय में या नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय में जाना होता है। इस प्रकार के विवाद का अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के लिए ही माना जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय यानी देश का अंतिम न्यायालय होता है, और केंद्रीय और राज्य सरकारों को अपने प्रशासन के संचालन के लिए या संचालन एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए निर्वहन कर लगाने पर एवं संशोधन जमा करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब हम बातें करेंगे कि संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन कैसे होता है। तो संघीय व्यवस्था के कार्यान्वयन में देखेंगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था के संवैधानिक एवं संस्थागत प्रावधानों का उल्लेख करने के लिए या करने के बाद संघीय व्यवस्था के कार्यान्वयन पर सामान्य तौर पर संक्षिप्त रूप में विचार करना आवश्यक है, और पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। मूलतः किसी भी देश के व्यवस्था जो होते हैं, किसी भी देश की संघीय व्यवस्था का संचालन उसकी ऐतिहासिक विरासत की वास्तविकता एवं राजनीतिक संस्कृति पर निर्भर करता है। और यदि संघीय व्यवस्था या संघीय इकाइयों के परस्पर विश्वास की बात करें तो अपने सहयोग, संयम एवं सहिष्णुता की संस्कृति इसमें रहती है, और ऐसी संस्कृति रहने के साथ तो संघीय व्यवस्था यानी शासन व्यवस्था का कार्यान्वयन सुगम बन पाता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों जो भी होते हैं राजनीतिक दल, उन दलों का दृष्टिकोण सत्ता के सहभागिता और सहभागिता के उनके प्रयास भी व्यवस्था के साथ एवं विफलता के दृष्टिकोण से होते हैं। इसके साथ अब आगे हम देखेंगे, आगे हम बात करेंगे अगले बिंदु पे, जिसमें तो इसके अगले बिंदु पे अगर हम विचार कर रहे हैं कि संघीय व्यवस्था व्यवहार में कैसे लाए जाते हैं, तो संघीय व्यवस्था व्यवहार में जो आते हैं कि किसी भी संघीय व्यवस्था को अगर हम बात करें कि संचालन एवं सफलता के लिए एक संवैधानिक स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधान आवश्यक हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार अगर हम बात करें कि संवैधानिक प्रावधान अपने आप में पर्याप्त नहीं होते हैं, भारत में अब तक संघीय व्यवस्था के प्रयोग में अगर सफलता की बात करें कि सफलता के कारण सिर्फ सुस्पष्ट रूप से हम देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधानों को नहीं माना जा सकता है, और इसकी सफलता मूलतः इन बातों पर निर्भर करती है कि इन प्रावधानों को किस राज्य में और किस प्रकार लागू किया
किया जाता है और किस उद्देश्य के लिए लागू किया जाता है। भारत में संघवाद की सफलता का मूल श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा, क्योंकि यहाँ का जो लोकतांत्रिक चरित्र होता है उस तरह इसकी व्यवस्था कायम की जाती है, क्योंकि इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और साथ साथ रहने की जो साझा आदर्श संभव हो सका है। और इन भावनाओं एवं आदर्शों को भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत किस प्रकार कार्यान्वित किया गया, इसका संक्षिप्त विश्लेषण यहाँ वांछनीय है। जैसे हम भाषाई राज्य की बात करते हैं कि भाषाई राज्य में भाषा को अगर लोकतांत्रिक राजनीति के लिए प्रथम कठिन परीक्षा भाषाई राज्य का निर्माण था, तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय की बात देखेंगे कि उस समय से राज्य और आज 2020 देख रहे हैं। 2020 में भारत में वर्तमान राज्यों की यदि तुलना की जाए तो कुछ अजीब सी बातें देखने के लिए सामने मिलता है। कई राज्यों के अंदर कितने तरह के परिवर्तन हो सके हैं और कितने परिवर्तन और भी जरूरी है। ऐसे सीमाओं का परिवर्तन आप देखेंगे, सीमाओं का कई परिवर्तन हुआ है, कई नवीन राज्य अस्तित्व में आए हैं उसके बाद, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश राज्य का दर्जा भी प्राप्त किए हैं। कुछ राज्यों के नाम परिवर्तित हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ अथवा कैसे हुआ, ये एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रश्न है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के समक्ष सबसे बड़ी समस्या विभाजित देश को एकीकृत करना था, और विभाजित देश को जब एकीकृत करना था, इस उद्देश्य से अगर हम कुछ पूर्व के ब्रिटिश प्रांतों को राज्य का नाम देकर संघ की इकाई, जो हमारे देश का संघ इकाई है, संघ की इकाई के रूप में कायम रखा गया। कुछ देशी रियासतों को जो उन राज्यों के अंतर्गत थे उनका विलय भी उस राज्यों में कर दिया गया। कुछ देशी रियासत इस प्रकार के थे कि उनका विलय सीमावर्ती राज्यों में कर दिया गया, और तो और बड़े देशी रियासतों को मिलाकर पृथक राज्यों का निर्माण कर दिया गया। तो इतना परिवर्तन शब्द हमारे सामने यानी हमारे देश में देखने के लिए मिला। इससे राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या का समाधान नहीं हो सका, क्योंकि इन बड़े राज्यों, खासकर हम संघीय इकाइयों की बात कर रहे हैं, में विभिन्न भाषी लोग रहते थे। अतः एक भाषा बोलने वाले के लिए एक राज्य के निर्माण की मांग उठने लगी, और जब एक राज्य के निर्माण की मांग उठने लगी तो इस प्रकार यानी प्रारंभ में इस प्रकार की भाषाई राज्यों के निर्माण को अगर कुछ राष्ट्रीय नेता देश की एकता एवं अखंडता के लिए घातक मानते थे, और अतः केंद्रीय सरकार ने कुछ समय तक इस दिशा में पहल नहीं की। बाद में भाषाई आधार पर क्या किया गया कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए स्वतंत्र आयोग का गठन भी किया गया, और स्वतंत्र आयोग का जब गठन हुआ तो आयोग की अनुशंसा पर कुछ राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो कुछ नए राज्यों का निर्माण किया गया। जैसे आप महाराष्ट्र राज्य से अलग आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया, बिहार का कुछ हिस्सा जैसे पूर्वी भाग विशेषकर, उसके बाद आप देखेंगे कि मानभूम जिला यानी बंगाल को दे दिया गया इत्यादि। आप देखेंगे कि बिहार से झारखंड अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, इस तरह से बहुत राज्यों का अलग अलग राज्य में निर्माण कर दिया गया। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि भाषा नीति, आखिर में भाषा नीति क्या है। इसमें भाषा नीति की अगर हम जिक्र करते हैं कि भाषा नीति क्या है, तो भारतीय संघवाद की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई, और भाषा नीति को लेकर हुई। भारतीय संविधान द्वारा किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, सिर्फ संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और भारत की कुल जनसंख्या उस समय लगभग कुल जनसंख्या के लगभग 40% लोगों को ही मातृभाषा हिंदी यानी मातृभाषा हिंदी है। अतः अन्य भाषा जो भी भाषा था, इसके बाद अन्य भाषाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में ही उपाय किए गए। भारतीय संविधान के द्वारा जैसे आप देखेंगे कि 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, और भारतीय संविधान में जब 22 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया तो केंद्रीय सेवाओं के लिए संविधान यानी कि जो केंद्रीय सेवाएं थी उसको संचालित परीक्षाओं के लिए कोई भी उम्मीदवार इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा दे सकता है। इसलिए व्यवस्था किया गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं जानते हों, उनके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है।
तो 22 भाषा को अनुसूचित में डाला गया। जो 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुन के उस पर परीक्षा उस माध्यम से परीक्षा वो दे सकते हैं, चाहे वो जिस भाषा को जानते हो 22 भाषा में से। ऐसे राज्यों की सरकारी कामकाज उन राज्यों में वहां की राजभाषा में संपादित की जाती है। श्रीलंका के प्रतिकूल भारतीय राजनीतिक नेतृत्व द्वारा जो भाषा के प्रश्न पर काफी सावधानी बरती हिंदी को बढ़ावा देने के लिए यह भी देखा गया, उनके द्वारा इस संदर्भ में इस जो दूरदृष्टि का परिचय दिया। तो इस दूरदृष्टि के परिचय में संविधान के मूल प्रावधान के अनुसार 1965 में या 1965 के बाद सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यहाँ बंद कर दिया गया या बंद कर देना चाहिए था। लेकिन इस संविधान व्यवस्था की कई गैर हिंदी भाषा भाषी राज्यों द्वारा विरोध किया गया, इसलिए यह अंग्रेजी हमारे देश से नहीं जा पाया। उनके मांग पर राष्ट्रीय सरकार कामकाज में अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रखने का निर्णय लिया। तमिलनाडु में तो हिंदी को राजभाषा बनाने पर काफी विरोध किया गया था। अब देखेंगे उस समय की बात है। अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रखने की मांग ने उग्र रूप धारण कर लिया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामकाज में जारी रखने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार विवाद का समाधान ढूंढ निकाला गया। केंद्र सरकार द्वारा अगर इस तरह नहीं किया गया होता तो राज्य में भाषा के आधार पर कई तरह की विविधताएं देखने के लिए मिलती। अब हम बातें करेंगे शक्तिशाली केंद्रीय सरकार कैसे स्थापित हो पाती है। शक्तिशाली केंद्रीय सरकार आखिर में क्या है? तो भारत में अगर संघीय व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा क्षेत्रों को अलग अलग पहचान दी गई है। लेकिन संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य यही था कि भारत में वर्तमान जो विविधता को समेटकर एकता की स्थापना करना था। इस उद्देश्य से ही उनके द्वारा संघीय व्यवस्था की स्थापना भी की गई थी। लेकिन देश में वर्तमान विघटनकारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने और सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना करने के पक्ष में थे। इन आदर्शों की प्राप्ति में वे जो आदर्श था इनका, इस प्राप्ति में वे राज्यों के वांछित सहयोग भी चाहते थे। और राज्य का जो वांछित सहयोग था जिसमें गरीबी, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन इत्यादि कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं थी राज्य के अंतर्गत, इसके लिए नियोजन एवं समन्वय आवश्यक था। अतः संघीय व्यवस्था शासन की स्थापना करने के साथ साथ क्या किया कि यहाँ एक शक्तिशाली संघीय व्यवस्था की स्थापना भी की। इन उद्देश्यों में कतिपय जो प्रावधान संविधान में शामिल किए गए, हम उसे इस प्रकार जिक्र भी कर सकते हैं कि भारतीय संसद को किसी भी राज्य के नाम, सीमा, भौगोलिक क्षेत्र इत्यादि को परिवर्तित करने का अधिकार प्रदान किया गया। संसद द्वारा प्रवर्तित इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन की राज्य सरकार द्वारा यह उपाय किया गया। और फिर हम अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ हम इन प्रश्नों को लेकर आएंगे जो यहाँ शक्तिशाली केंद्रीय सरकार व्यवस्था है। इस प्रश्न के साथ हम आएंगे जो अभी इसमें कुछ और भी इस सीरीज में छूटे हुए हैं, अगले सीरीज में हम लोग पूर्ण करेंगे। आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।